हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से 5 साल पहले घटी थी। मेरा नाम अजय यादव है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने झंझोरपुर गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ मैं। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त झालदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन ख़त्म होने से पहले मैं झालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर झंझोरपुर गांव तक पहुंचूंगा। ट्रेन झंझोरपुर गांव तक नहीं जाती थी। झालदा से झंझोरपुर गांव के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पे पानी फिर गया। मैं इस जगह पे अनजान था और झंझोरपुर गांव अपने बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले मेरे पिताजी खुद आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन के बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती हुई सर्दी वाले दिन थे। झालदा कुछ हजार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह ये भी थी कि स्टेशन झालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं। ठंड से मेरे हाथ पांव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या फिर उस वक्त थी नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने के आवाज़ों से यह अंदाज़ा लग रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुजर एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटकाकर घर के किसी न किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर दूं। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए होंगे। मैं ये सोच ही रहा था, तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से लेकर पांव तक कंबल ओढ़े हुआ था। अगर मैं कुछ ओढ़े न होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल को ठीक से नहीं देख सकता था, मगर उसकी आवाज़ में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो ज़रूर कोई 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडहर जैसे घर का बाहरी अहाता पार किया। मैं उसके कैरियर पर अपना बैग संभाले बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ाहट की आवाज़ न जाने कहाँ तक पहुँच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। ये आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत है कि मैं मिल गया, वरना यह बस आपको कभी मिलने वाली नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है।
आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है, मगर केवल 3 घंटे के लिए ही आती है, कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी ही सो जाते हैं। क्या क्या करे, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। इस खेत से निकलकर खुले में पहुँचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरों में तारों की रोशनी को मैं जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वो भी गायब हो गया, मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना लग रहा था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। तुम भूत के बारे में कह रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो जोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था बाबू। उसकी हंसी साइकिल की खरखर के साथ मिलकर कुछ अजीब लग रही थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू, वो साइकिल रोक कर बोला। मैंने साइकिल से उतरकर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। कहाँ है बस? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा इतना कहना ही था कि बस की आवाज़ तेज़ी से मेरे करीब आई और मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुंचते हुए पाया। तेज आवाज़ के साथ वह रुक गई। वो जंगल लगी टीन और लोहे की आवाज़ थी। न बस के अंदर कोई रोशनी थी और न बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो किस ज़माने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया, यह कम से कम इस सदी की तो बस बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश में कुछ हिस्सों में वो सब आज भी चल ही रहा था जिसका दुनिया त्याग बहुत सालों पहले कर चुकी है, जैसी पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही लगता था। बस की तरह उसकी भी मैं केवल सिर्फ छाया ही देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को झिंझोड़ी गांव तक छोड़ देना। मैं बस के ऊपर चढ़ गया और चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की के बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर मोहल्ला का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझे मोहल्ला सही लग रहा था। बस ज़ोर ज़ोर से हिलती हुई चल रही थी। असल में बस केवल रेंग रही थी। उसमें गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक न हो वो आपको अपनी मंजिल पर जब भी पहुंचा दे, वो गनीमत ही समझ लेना। सीट पर बैठे हुए फिर मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहां पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए अपने कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। न जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट गए होंगे। खबर देकर भी मेरे न आने पर उन्होंने आपस में न जाने क्या क्या कहा होगा और सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता करना ही नहीं चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल भी आया कि ये भी हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर
कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। न जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द और कितने औरतें, कितने बच्चे, मगर मुझे हैरत थी कि किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मेरे मन में सोचा शायद कोई बोल भी रहा हो तो जंगल लगी टीन टप्पर के उस शोर में मैं शायद उन्हें सुन नहीं पा रहा था। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी तो मैं चौंका। मेरी 25 साल की ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना काम चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी किसी इंडिकेटर तक की रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उस कंडक्टर को बहुत ही गौर से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने पे वो कंडक्टर भाप गया, मैं उसे ही देख रहा हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बाबू साहब आप झिंझोर गांव जाएंगे? तब तक उसने टॉर्च बंद कर ली थी। हाँ, मुझे एक झिंझोर गांव का टिकट दे दीजिए। मगर उसने मेरी बात तो जैसे सुनी ही नहीं और तुरंत अगला सवाल दाग दिया। जिस आदमी के साथ आप आए थे, क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने इस कंडक्टर से कहा। कुछ देर तक वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत ही गौर से देखने लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी। मैंने गौर किया कि वो मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा है। बाबू साहब एक बात कहूँ आपसे? कहो, क्या बात है? बाबू साहब मैंने उसे देखा था। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे देखा था? हो सकता है तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखकर कहा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर की भी शक्ल नहीं देख पा रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आँख, मुंह कुछ भी न हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसने बात ही बहुत उलझन वाली की थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं। बाबू, वहाँ तो बस मुझे कोई कोड़ जैसी चीज़ मुझे दिखाई पड़ी थी। मैं उसकी बात सुनकर फिर से एकदम चौंक गया। सच तो ये था कि मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर गया था, मगर वो इतनी अजीब बात इतने इत्मीनान भरे लहजे से मुझे सुना रहा था जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है या फिर यह चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहां पुलिस या कानून का डर लोगों को बस नाम का होता है, वहां ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये आपको कंडक्टर और ड्राइवर तो क्या, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में घूमते मिलते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई हंसा हो और उसकी हंसी भी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा कि कौन उसकी बात पर हंसा है। शायद उस कंडक्टर को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझसे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी ये सलाह लाखों रुपए की है, समझिए बाबू साहब। जैसे ही उस कंडक्टर ने ये
अल्फाज मुझसे कहा। फिर किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो। कंडक्टर ने एक झटके से उस तरफ फिर दोबारा देखा जहाँ से हंसी की आवाज़ आई थी। उसने टॉर्च जला दी और उसने टॉर्च का रुख उस तरफ कर दिया जहाँ से वो हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरे सीट की तरफ से लौटते हुए एक सवारी के सर पर पड़ी। मैंने देखा उसके कान के नीचे खून की धारा बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहाँ से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का भ्रम हुआ हो। फिर अगले ही पल लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे खून बह रहा है, ताकि वो अपने घाव पर ध्यान दे सके। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसे दर्द नहीं होता, और घाव से खून बगैर दर्द ही बहने लगता है। यही सोचकर मैंने उस व्यक्ति से तेज आवाज़ में कहा, भाई साहब, आपके कान के नीचे से खून बह रहा है। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति से ये कहा, मेरे कानों में उसकी आवाज़ टकराई। हाँ, मुझे पता है मेरे कान के नीचे खून बह रहा है, क्योंकि मेरे सिर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था और उसी बात पर मुझ पर एक मुकदमा भी चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे गोली मार दी। वो अब तक मेरे सिर में घुसी हुई है। इतना कहकर वह व्यक्ति खामोश हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो व्यक्ति अब ज़ोर से हंसेगा और कहेगा उसने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीन टप्पर का शोर और भी बढ़ गया और जिस तरह से बस चल रही थी उससे लग रहा था कि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। बस गेंद की तरह उछल रही थी। मेरे शरीर का अंग अंग हिल रहा था। सीट पर कीलें निकली हुई थी। पता नहीं और क्या क्या निकला हुआ था जो मुझे बुरी तरह गड़ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था। कहीं किसी पेड़ की प्रतिछाया तक नहीं थी। लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही, किसी गड्ढे में चल रही हो। बस के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद बेहद गहरा सन्नाटा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी दुनिया में सफ़र कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई संबंध ही ना हो, और कुछ ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। हजारों बार मैं कोहरे के बीच से गुजरा हूँ, लेकिन बस के बाहर फैले हुए उस कोहरे की धुंध बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसमें सरगोशियों का एक एहसास था, एक खौफ था, एक डर था जो अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए लग रहा था जिनके उजागर होने से मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। मैंने सिसकियों से भरे उस कोहरे से ध्यान हटाने के लिए बस के अंदर ध्यान देने का नाकाम कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही थी। कंडक्टर भी लगता था किसी सीट पर लेटकर सो गया हो। मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के टीन टप्पर के अलावा कहीं कोई आवाज़ और सुनाई दे, ऐसी आवाज़ जो ज़िंदगी का एहसास दिलाए। मैंने अपने घड़ी में वक्त जानने की कोशिश की। बहुत ध्यान से देखने के बावजूद कुछ नज़र नहीं आया। वक्त का अंदाज़ा लगाना अब नामुमकिन सा लगने लगा था। अचानक एक चीज़ मैंने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर का ऊपरी हिस्सा था। मैंने देखा कि उसकी बाह कोहनी के ऊपर से कटी हुई थी और उसका आधा सिर गायब था। उसके जख्म के सुर्ख लोथड़े पर खून जमा हुआ था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। तभी मुझे कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने चीखने वालों को गाली दी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे के शोर का साम्राज्य फिर से दोबारा कायम हो गया। चीख रुक चुकी थी, मगर उसकी ध्वनि भीतर की अंधेरी घाटियों में गूंज रही थी। मेरी जी चाहा कि मैं बस रुकवा कर नीचे उतर जाऊं।
अब मुझे एक डर का एहसास होने लगा था। अजीब तो मुझे पहले भी महसूस हो रहा था, मगर अब मुझे अब बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा। एक अनजान सा खौफ मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मेरे दिल में बार बार यही एहसास हो रहा था कि ये कौन सा वाहन है, जो भी वाहन है, अजीब अजीब वाहन है, अजीब यात्री और एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था, फिर एक ख्याल आया। न जाने मैं सुरक्षित कहाँ था, बस के अंदर या बाहर, कोहरे से भरे वीराने में। न जाने उस कोहरे की परतों में कहाँ कौन सी मुसीबत लकर बग्घे की तरह छुपी बैठी हो। बस तो फिर भी मुझे किसी मंजिल की तरफ लेकर जा रही थी। मैंने अपना ध्यान उस काम की तरफ लगाने की कोशिश की जिसे करने मैं झिंझोर गांव जा रहा था। वहाँ मुझे क्या कहना था, क्या तय करना था। मेरी प्यारी बहन की शादी का मामला था। सारी बात साफ तौर पर तय करके लौटना था। पिताजी को ये इत्मीनान दिलाना था कि उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजकर कोई गलती नहीं की। तभी किसी ने सीटी बजाई। मैंने उस दिशा को जानना चाहा जिधर से आवाज़ आई थी। आखिर मैंने सोचा वो शायद कंडक्टर ही होगा। इतना उकताहट भरा सफ़र तय करने के लिए कुछ तो उसे भी करना ही था। सीटी की आवाज़ धीमी मगर अस्पष्ट थी। फिर मैंने भी सोचा ये मेरे कानों का भ्रम भी हो सकता है। बस खाली हिचकोले नहीं खा रही थी, बल्कि यूँ लग रहा था जैसे उसे बार बार उठाकर ज़मीन पर पटका जा रहा हो। वो ज़मीन से उठती फिर टकराती। न जाने वो बस चल कैसे रही थी। उसे देह में फंसी हुई टीन और लोहा हर टकराव पर आपस में लड़ रहे थे, चीख रहे थे, बस चलाने वाले को कोस रहे थे। इतनी सड़ी हुई गाड़ी से मेरा पाला पहले कभी नहीं पड़ा था, फिर भी वो चल रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाने की बहुत कोशिश की कि ये शोर इस धुंध भरी और सन्नाटे वाली जगह में कहाँ तक जारी होगी। इसकी आवाज़ से न जाने कितने पशु पक्षी डरकर भाग गए होंगे। ये किसी इंसानी बस्ती के आसपास से गुजरी होगी। न जाने कितने बच्चे नींद से चौंक कर उठ गए होंगे और रो रहे होंगे। और फिर अपनी इस कल्पना पर मुझे हंसी आ गई। तो क्या वो झिंझोर गांव पहुंच पाएगा? क्या ये बस उसे झिंझोरपुर गांव पहुंचा पाएगी? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।